नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। सिक्किम में शहीद हुए 3 जवानों का अंतिम संस्कार आज। जैसलमेर के गुमान 5 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। जयपुर के वी मंदिर गृह में लगी आग, 2 की मौत। कमरे में सो रहे थे दोनों किशोर, हीटर में हुए शॉर्ट सर्किट से झुलसे। पूरी प्लानिंग से लड़कियों को संबंध बनाने के लिए फंसाता था प्रोफेसर। साथी बोला हां कर दोगी तो कोटा की रानी बना देंगे। क्लास में भी टच करता था। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक, 3 कर्मचारी सस्पेंड। अब 29 जनवरी को होगा एग्जाम। आरपीएससी ने 46 कैंडिडेट को किया डीवार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें राजस्थान के तीनों जवान शहीद हो गए। इनमें जैसलमेर के जोगा गांव के रहने वाले सूबेदार गुमान सिंह सोलंकी, जोधपुर के सुखाराम और झुंझुनू के मनोज कुमार यादव भी शामिल है। तीनों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद मनोज यादव की पार्थिव देर रात झुंझुनू के पचेरी कला थाने पहुंची। यहां से गांव मांझरा तिरंगा यात्रा के साथ लाई जा रही है। वहीं जैसलमेर के गुमान सिंह की पार्थिव देव आज उनके गांव जोगा लाई जा रही है। वे छुट्टी मनाकर 5 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। झुंझुनू के शहीद मनोज यादव के सम्मान में तिरंगा यात्रा की तैयारी शुक्रवार शाम से ही की जा रही थी। गांव के युवा इसकी तैयारी में जुटे थे। ये सभी बाइक पर तिरंगा थामे सबसे आगे चल रहे हैं। यात्रा में 6 डीजे शामिल हैं, जिन पर देशभक्ति के गाने गूंज रहे हैं। इन सबके बीच लोग शहीद मनोज यादव अमर रहे के जयकारे लगा रहे हैं। मनोज कुमार महज 27 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। शहीद के दोस्त संदीप कुमार ने बताया कि मनोज में सेना के प्रति जुनून था। रोज सवेरे 4 बजे उठकर दौड़ने जाता था। जब खुद का चयन हो गया तो गांव के दूसरे लड़कों को भी प्रेरित किया और उनकी मदद भी करता था। आज पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है, लेकिन अपने लाडले की शहादत पर गांव को गर्व भी है। हादसे में जैसलमेर के जोगा गांव के निवासी सूबेदार गुमान सिंह भी शहीद हो गए थे। सूबेदार गुमान सिंह के शहीद होने की खबर के बाद उनके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूबेदार के घर के अंदर भी सन्नाटा छाया है। नाते रिश्तेदार घर के एक तरफ बुजुर्गों के साथ शांत बैठे हैं। हर कोई गुमान सिंह के अचानक चले जाने से सन्न है। गांव वालों ने बताया कि सूबेदार गुमान सिंह के 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियों और 2 लड़कों में प्रहलाद सिंह सबसे बड़ा लड़का है। प्रहलाद सिंह को गुमान सिंह भारतीय सेना में ऑफिसर बनाने की चाहत रखते थे। प्रहलाद सिंह नागौर जिले के कुचामन में 11वीं क्लास में पढ़ रहा है। सूबेदार गुमान सिंह की पार्थिव देह आज उनके गांव लाई जा रही है। सूबेदार गुमान सिंह 5 दिन पहले जैसलमेर में छुट्टी मनाकर अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। किसान पिता के बेटे गुमान सिंह ने 27 साल पहले भारतीय सेना ज्वाइन की थी। अगले 10 महीनों में ही वे सेना से रिटायर होने वाले थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश से उनको सिक्किम भेजा गया था। सिक्किम जाने से पहले वे 7 दिन के लिए परिवार से मिलने जैसलमेर आए थे। गुमान सिंह के 2 बड़े भाई भी हैं, जिनमें एक अमर सिंह फौज से ही रिटायर है। सूबेदार गुमान सिंह ने अपनी 27 साल की नौकरी में श्रीनगर और लेह लद्दाख समेत भारत में कई जगह सेवाएं दी थी। दूसरी तरफ जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के गांव सावत कुआं के सैनिक सुखराम तरड़ भी इन हादसे में शहीद हो गए हैं। शहीद के पिता डोकल राम का 8 महीने पहले ही निधन हो गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग अब अपने लाडले का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पिता डोकल राम भी सेना में रह चुके थे। सुखराम 4 भाइयों और बहनों में दूसरे नंबर के थे। सुखराम की शादी नेत्रा गांव में हुई थी। 2 साल पहले ही गौना हुआ था। कोई संतान नहीं है। सुखराम का भी आज गांव सावंत कुआं में अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए पार्थिव देह जोधपुर से गांव ले जाई जा रही है। कारों के काफिले के साथ पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है।
जयपुर के विमंदित गृह में शनिवार सुबह आग लग गई। आग से कमरे में सो रहे दो किशोर झुलस गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसा कमरे में लगे हीटर में शॉर्ट सर्किट से हुआ। कानोदा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिए। मामले की जांच एसडीएम नॉर्थ कर रहे हैं। एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि हादसे में जसवंत निवासी बांसवाड़ा की मौत हो गई है। झुलसी हालत में शुभम जैन, जो कि 15 साल का है, उसको एडमिट करवाया गया है। दोनों किशोर जामडोल स्थित बाल विमंदित गृह में रहते थे। शुक्रवार रात को दोनों कमरे में सो रहे थे। कमरे में लगे हीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कमरे में आग लग गई। आग लगने से बांसवाड़ा से जामडोली विमंदित गृह में आया जसवंत और शुभम झुलस गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने के दौरान दोनों को गंभीर झुलसी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान जसवंत की मौत हो गई। झुलसी हालत में शुभम को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। कानोदा थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस ने जसवंत का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। स्टूडेंट को फेल करने की सर की प्लानिंग होती थी। सर ने पहले ही लिस्ट बनाकर दी थी। उस लिस्ट में सभी बच्चों के नाम लिखे थे कि इन बच्चों को फेल करना है, बाकी सभी को पास करना है। अर्पित मुझसे कहता था, सर सीनियर्स को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, 25-25 हजार की घड़ी देते थे। तू भी इस तरीके से राज करने वाली है, अगर तू हाँ कर देगी तो तेरे को कोटा की रानी बना देंगे। कोटा की राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में ये बात थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने मीडिया को बताई, जो अपनी प्लेसमेंट का इंतजार कर रही थी। अगर 60 स्टूडेंट के जरिए उसे संबंध बनाने के लिए कहा। छात्रा ने बताया कि प्रोफेसर पूरी प्लानिंग के साथ छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। पहले फेल बच्चों की लिस्ट जारी करता था, फिर 7 स्टूडेंट के जरिए उनसे कांटेक्ट करता था, फिर फाइनल लिस्ट में बैक निकालने के नाम पर मिलने बुलाता था, उनसे संबंध बनाने के लिए कहता था। दरअसल राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि आरटीयू का एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार बिचौलिया के जरिए स्टूडेंट्स को जहां से में लेने के लिए ब्लैकमेल करता था, साथ ही महंगे महंगे गिफ्ट देने का लालच भी देता था। प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि स्टूडेंट को फेल करने की सर की प्लानिंग होती थी। क्लास के अंदर हमेशा उनके साथ 2 स्टूडेंट रहते थे, उनमें एक अर्पित और दूसरी एक छात्रा थी। सर ने पेपर से 2 दिन पहले एक छात्रा के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में 30 से 35 साल के साथ एक रिकॉर्डिंग भी डलवाई थी। एग्जाम में इनमें से एक भी सवाल नहीं आया, पेपर कुछ और आया, कई बच्चे फेल हो गए। 23 नवंबर को सर ने हम सभी को कॉपी दिखाई। पता चला कि सर ने आधे बच्चों को फेल कर दिया है, आधे बच्चों को पास किया है। ये बात मुझे उस लड़की से पता लगी जो सर के साथ रहती थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि सर की पहले ही लिस्ट बना दी थी। उन लिस्ट में सभी बच्चों के नाम लिखे थे। इन बच्चों को फेल करना है, बाकी सभी को पास करना है। जो बच्चे अभी पास हो रहे थे उनको अगले सेमेस्टर में फेल करना था। इस तरह सर की प्लानिंग थी। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने सर से बात करनी चाहिए। क्लास में अफवाह फैल रही थी कि जिन बच्चों के बैक यानी कि फेल आई है उनके बैक ही रहेगी, उनको पास नहीं किया जाएगा, उनकी डिग्री गई। मैंने सोचा सर से बात करके देखते हैं, बात करने पर ही पता चलेगा। मैंने 1 दिसंबर को सर से बात की। मैंने सर से कहा कि अभी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, लंबे वक्त से प्लेसमेंट की तैयारी कर रही हूं, मेरे बैक आई तो मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया जाएगा। सर आप देख लीजिए, ऐसा मैंने 2-5 नंबर कहीं बढ़ रहे हो तो बढ़ा दो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। सर ने कहा ठीक है मैं देखता हूं। सर ने मेरा नाम, जाति, कहां के रहने वाली हूं सब नोट कर लिया। इसके बाद 2 दिसंबर को अर्पित से जाकर मिली। अर्पित ने कहा मैं कल देखता हूं। उसने 3 दिसंबर को मिलने के लिए कहा। फिर मैंने 3 दिसंबर को वापस अर्पित से मिली। अर्पित ने बताया कि मैं तेरी कॉपी देखी है, तूने कॉपी के अंदर कुछ खास नहीं लिखा है, पास होने के लिए तुझे कॉपी भरनी पड़ेगी। मैंने कहा इतना आसान है तो कॉपी भर देती हूँ। अर्पित ने कहा कॉपी भरने के लिए तुझे थोड़ा टेढ़ा काम करना पड़ेगा। मैंने पूछा
क्या टेढ़ा काम करना पड़ेगा। अर्पित ने कहा, सर की बाइक वाइप भी नहीं है, सर की मैड भी नहीं आ रही, तू तैयार हो तो सर की कार से मैं उनके घर छोड़ दूंगा। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया, मैं उस पर चिल्लाई। मैंने कहा कि न मुझे बैग निकलवानी है न डिग्री चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू इन सबको रख। मैं काफी परेशान रही। फिर मेरे पास उसी लड़की का फोन आया, मुझे रूम पर बुलाया। ये लोग कभी भी इस तरह की बात फोन पर नहीं करते थे, हमेशा फेस टू फेस बात करते थे। लड़की ने बताया, सर ने तुझे प्रेशराइज करने, डराने धमकाने के लिए बोला है, टॉर्चर करने का भी कहा है, क्लास में 2-4 लड़कियों को और टारगेट करने को कहा है, उनके साथ भी इस घटनाक्रम चल रहा है। पीड़िता ने आगे बताया कि इसके बाद 14 दिसंबर को अर्पित ने एक पीडीएफ शेयर की, उसके अंदर हमारे फाइल्स मार्क चढ़ने की लास्ट डेट 19 दिसंबर थी। मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। उसी दिन रात को मेरे पास लड़की का कॉल आया, उस समय मैं बाहर थी, तो लड़की ने कहा, तू जब भी आए मुझसे आकर मिलना। मेरा पेपर था इसलिए मैं उससे नहीं मिल पाई। फिर मैं 18 दिसंबर को उससे मिली। लड़की ने कहा, तू अभी भी चाहे तो हाँ कर सकती है, अभी भी तेरे पास टाइम है, तू बैग निकलवा सकती है, सर ने जानबूझकर तेरे लिए पीडीएफ शेयर करवाई है। उसने कहा कि तू एक काम कर, अर्पित से मिल, वो तेरे से कुछ बात करना चाहता है। मैंने उससे कहा, ठीक है, तू बोल दे वह मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, मैं मिल लेती हूँ। पीड़िता ने बताया, मैंने उसी समय लड़की से कहा कि सर का मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अर्पित ने टेढ़े काम वाली बात मुझसे कही थी, उसके बाद से ही सर का बर्ताव बदल गया है, क्लास में ही बदतमीजी करने लग गए हैं, क्लास में घूरना, आकर पीछे खड़े हो जाना, असाइनमेंट के नाम पर टच करना, प्रोफेसर मेंटली टॉर्चर करने लग गया। इन सब चीजों से काफी परेशान हो रही थी। मैंने उससे कहा कि तेरे पास सर की सारी रिकॉर्डिंग है, अगर तू थोड़ा सपोर्ट कर देगी तो अपन बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लड़की ने इसके बारे में मना कर दिया। पीड़िता ने आगे बताया कि 19 दिसंबर को दोपहर में अर्पित से मिली। मैंने उससे पूछा कि बता क्या बात है। उसने कहा कि तुझे बैग निकलवानी है क्या, अभी टाइम है, सर मार्क्स चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बैग तो निकलवानी है, बता मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने उससे सीधा ही पूछा कि टेढ़े काम का मतलब क्या है, एक बार क्लियर बता, फिजिकल रिलेशन बनाने हैं क्या। उसने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है, तू सर के घर पर जाएगी, बैग निकलवाने के लिए यह काम तो करने ही पड़ेगी। पीड़िता ने बताया, मैंने उससे पूछा कि तुझे यह सब करते हुए डर नहीं लगता। उसने कहा, सर ने मुझे काफी पावर दे रखी है, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मैंने तो जूनियर्स में भी ट्राई किया है, मैं तो आराम से जूनियर्स में जाकर पूछता हूँ। लास्ट ईयर का भी सीनियर मान चुकी थी, 4 सीनियर मानी थी। सीनियर्स को सर महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है कि देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए, मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी YouTube पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती हैं। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी
बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान में कल यानी कि शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्राओं ने हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनंद फानंद में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया है। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। अब ये एग्जाम 29 जनवरी को होगी। इधर राज्य सरकार ने शनिवार रात एक्शन लेते हुए पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। राउताराम, पुखराज और बागीरथ की पेपर लीक में मिलीभगत सामने आई है। सरकार इनके बर्खास्तगी की तैयारी कर रही है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज दोपहर 2 से 4:30 बजे तक विज्ञान विषय की परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। इसमें 28 जिलों में 73.57% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा 91.37% परीक्षार्थी शामिल हुए। आरपीएससी ने 46 अभ्यर्थी को परीक्षा से डिबार किया। पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर में दर्ज मामले में 39 अभ्यर्थी और पुलिस थाना सुखेर उदयपुर में दर्ज मामले में 7 अभ्यर्थी यानी कि कुल 46 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 46 से 46 अभ्यर्थियों की वर्तमान परीक्षा को रद्द कर दी। साथ ही आयोग की ओर से भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से सदैव के लिए प्राथमिक तौर पर विवर्जित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि पेपर लीक होने की जानकारी देर रात मिली। इसके बाद हमने टीम को एक्टिव कर दिया। बेकरिया थाने के बाहर एक बस को देखा। बस संदिग्ध लगने पर छानबीन की। बस में बैठे लोगों के पास कुछ पेपर थे जो ओरिजिनल पेपर के सवालों से मिलते जुलते थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया यह पेपर 10 लाख में बेचा गया। हमने जो 40 लोग पकड़े उनमें से 7 लड़कियां हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड जालौर में सरकारी टीचर सुरेश बिश्नोई है। वह जोधपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बिश्नोई ने पूरा प्लान बनाया था और बस किराए पर ली थी। बिश्नोई के साथ पकड़ा गया उसका एक साथी भजनलाल डॉक्टर है। सुरेश को जयपुर से सुरेश दाका और भूपी सारण ने पेपर भेजा था। इसके बाद सुरेश बिश्नोई ने भजनलाल के जरिए सबको पेपर पहुंचाया था। दाका ने व्हाट्सएप के जरिए बिश्नोई को पेपर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक आरपीएससी के किसी एक व्यक्ति ने धाका और भूपी को पेपर उपलब्ध कराया था। आज ग्रुप सी की परीक्षा थी। इसके तहत सुबह पहली पारी की परीक्षा 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी। इसमें करीब 3.74 लाख छात्र रजिस्टर्ड थे। दोपहर 2 से 4:30 बजे तक दूसरी पारी के विज्ञान विषय की परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। कोटपुतली के पास खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध माइनिंग कर रहे हैं। लोगों ने आबादी क्षेत्र में माइनिंग का विरोध किया तो खनन माफिया लोग को डराने लगे। खुलेआम हथियारों के साथ फायरिंग की। यह घटना शनिवार की दोपहर बाद की है। खनन माफिया बदमाशों के साथ कारों का काफिला लेकर डाढ़ा गांव पहुंचे और फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। गांव में अचानक गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने माइंस में अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन के विरोध को लेकर लोगों में डर पैदा करने की नीयत से खुलेआम फायरिंग की। ग्राम पंचायत सुदरपुरा डाढ़ा गांव में हुई इस घटना के बाद इलाके में भारी दहशत फैली हुई है।
गांव के सरपंच उमेश यादव ने बताया कि भागते हुए बदमाशों को उन्होंने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने सरपंच और ग्रामीणों पर गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने पंचायत भवन के पास एक और समीप ही खनन क्षेत्र से गोली के 2 खोल बरामद किए हैं। छोटे बच्चों और महिलाओं में इतना भय हो गया कि डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जहां माइनिंग हो रही है वहां पास ही सरकारी स्कूल भी है। अवैध ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें भी आ गई है। इस वारदात के बाद सरपंच उमेश सहित ग्रामीणों ने प्रागपुरा थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत देते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि आए दिन खनन माफियाओं में आपसी विवाद के चलते इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी सूचना के बाद पहुंची पुलिस घटनास्थल से केवल गोली के खोखे बरामद करके चली गई है। इन बदमाशों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि खुलेआम इस तरह घूमकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। भिंड के रहने वाले सीएएफ जवान ने छत्तीसगढ़ में साथी प्रधान आरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने दूसरे जवान पर भी 4 राउंड गोली चलाई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। घटना आज सुबह 8 बजे की है। आरोपी जवान पुरुषोत्तम कुमार छत्तीसगढ़ की कांकेर जिला जेल में पदस्थ सीएएफ की 11वीं बटालियन सी कंपनी का जवान है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय उसकी ड्यूटी पीजी कॉलेज में लगाई गई थी। अन्य जवानों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा है, इसलिए छुट्टी की मांग कर रहा था। शनिवार रात में उसकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन जब उसने तबीयत खराब होने की बात कही तो उसे छुट्टी दे दी गई और उनकी जगह ब्रुजेश भारद्वाज की ड्यूटी लगाई गई। आज सुबह किसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ और पुरुषोत्तम ने प्रधान आरक्षक सुरेंद्र भगत और साथी जवान ब्रुजेश भारद्वाज पर गोली चला दी। प्रधान आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही भारी संख्या में जवानों की तैनातगी मौके पर की गई है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तैनात हो गए। डर था कि कहीं आरोपी जवान फिर से किसी जवान पर हमला ना कर दे। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और जहां भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी पर इन दिनों अपने कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं राजगढ़ के एक छात्रावास के अधिकारी ने अपने विभाग के जिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया है। वीडियो में वह भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए सीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि के शर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब गलत है, कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने नोटिस दिया इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं। जिले के ब्यावरा में आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें अपने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक पर रिश्वत के आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। अधीक्षक ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि वह आदिम जाति कल्याण विभाग के उत्कृष्ट बाल छात्रा में अधीक्षक के पद पर पदस्थ है, जहां छात्रावास में रहने वाले छात्रों के रहने और खाने पीने के लिए शिष्यवृत्ति आती है, जिसमें प्रति बालिका के लिए 1500 और बालक 1460 रुपये प्रति माह आते हैं, जिसको लेकर हमारे जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक के शर्मा छात्र और छात्राओं के लिए हर महीने आने वाली शिष्यवृत्ति में से रिश्वत के रूप में उस पैसे में से हमसे 10,000 रुपये अपना हिस्सा मांगते हैं। अगर पैसा नहीं देते तो वह हमें नोटिस जारी कर देते हैं और दबाव बनाते हैं, जिससे हम सब परेशान हैं। मैं ही नहीं, जिले के सभी अधीक्षक उन्हें हर महीने पैसे देते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 2022 जुलाई में उन्होंने तलेन कन्या छात्रावास में किसी कारण नोटिस जारी किया था, जहां पदस्थ किसी महिला अधिकारी के नाम पर उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के सहसंयोजक के शर्मा के निवास पर जाकर 10,000 रुपये दिए थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है। मामले में मीडिया रिपोर्टर ने जिला संयोजक के शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि अब कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरी उससे कोई चर्चा नहीं हुई, न ऐसे कोई बात हुई है। उनको नोटिस दिया है, इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं।
इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevy.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।